नमस्कार। बीपी बाल्यान जन संवाद से रेडियो जॉकी आरजे रेखा से हम बात करेंगे। ये रेडियो एफएम गोल्ड की एक फनकार हैं। रेडियो के लिए पिछले अपने 15 साल से इसी फील्ड में हैं। तो आरजे रेखा, थैंक यू, आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया और आप लोग आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे अचीवमेंट्स के बारे में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। रेखा जी, आपने अपना जो रेडियो जॉकी के तहत आपने अपना एक करियर शुरू किया, हम उससे शुरू करेंगे। तो आप अपनी शुरू से आज तक की जो अचीवमेंट हैं एज ए रेडियो जॉकी, वो आप हमें बताइए। बहुत कुछ किया है पिछले करीब 15-16 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और इतने लंबे टाइम के अंदर इतनी छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करते हुए मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने की कोशिश की है। हालांकि कई बार ये सपना होता था कि रेडियो पे जाना है, वहाँ पे बैठ के बोलना है, कैसे वहाँ पर एक आरजे की भूमिका होती है, क्या कुछ करना होता है, वो सब चीज़ें एक सपना होती थी। हमें पता ही नहीं था कि कैसे कैसे वो रास्ते पे चलना है, कहाँ से पहुँच सकते हैं। तो इस 15 सालों में मैंने वो रास्ता अपनाया, मैं रेडियो जॉकी बनी। इसके अलावा मुझे कमेंट्री का बहुत शौक था। 26 जनवरी पर जो परेड की कमेंट्री होती है वो भी हम लोगों ने किया। तो एक बहुत लंबे दौर का ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हम लोग आवाज़ की दुनिया से जुड़े हैं। तो मैं वॉइसिंग भी करती हूँ, वॉइस आर्टिस्ट हूँ, और इस सफ़र में मैंने कम से कम भी नहीं तो हज़ारों ब्रांड्स को अपनी आवाज़ दी है, जो कि आप शायद पहचान भी नहीं पाएंगे अगर आप टीवी पे या रेडियो पे सुनेंगे कि वो मेरी आवाज़ है। पर बहुत सारे ब्रांड्स के साथ हम लोग जुड़े। हर एक का एक अपना तरीका होता है, अलग तरीके से लोग काम करते हैं, अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बहुत हमने वॉइस में मॉड्यूलेशंस दिए, अलग अलग तरह की आवाज़ों के साथ काम किया। हम लोगों ने खुद बहुत सारी आवाज़ें निकाली। मैंने खुद करीब 30-35 आवाज़ें दी हैं कई कैरेक्टर्स को इधर उधर। तो ये एक लंबा सफ़र है जो चलता रहता है, और मुझे लगता है कि अभी तो बहुत लंबा चलना है, क्योंकि मैं सीख ही रही हूँ। साथ साथ मैंने एक्टिंग में भी थोड़ा बहुत अपना करियर बनाया है, या ये कहूँ कि एक्टिंग को भी थोड़ा सा मैंने छू के देखा है। और पोइट्री में करती हूँ। साथ में कहीं ना कहीं अगर मुझे एंकरिंग के लिए मौका मिलता है, लाइव स्टेज एंकरिंग, तो मैं वो भी करती हूँ। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करने का मन करता है। बहुत सारे चैनल्स के साथ जुड़ी हूँ। आज तक है, आज तलक करके न्यूज़ है, उसके साथ मैं काम कर रही हूँ। महानगर मेल के साथ काम करती हूँ, बीबीसी न्यूज़ के साथ, दूरदर्शन, एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो, ऐसे कितने सारे चैनल्स हैं। इग्नू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो है। और मतलब मुझे लगता है कि जहाँ जिस कोने में मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई काम है, मैं वहाँ पर अपनी सेवाएं देती हूँ। तो आप कोई अपना बीबीसी या दूरदर्शन या रेडियो एफएम गोल्ड के साथ आपके अच्छे जो अनुभव हैं वो हमें शेयर कीजिए। जी, अनुभव बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि इस लंबे टाइम में बहुत सारे अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपको कहीं ना कहीं रोकते हैं, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं आपको एक उड़ान देते हैं। जो रोक रहे हैं वो भी आपको, जैसे कहते हैं ना, पतंग होती है, अगर आप उसको बार बार खींचेंगे नहीं और बार बार ढील नहीं देंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो कुछ लोग खींचने वाले और कुछ लोग ढील देने वाले मुझे मिले इस रास्ते में, और मैं पतंग की तरह आगे बढ़ती गई। तो अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। कई बार रेडियो की दुनिया में तो ऐसा होता है कि आप टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन आपको रेडियो के ऊपर जाके बोलना पड़ता है, बहुत खुश होकर आप बात करते हैं वहाँ पर। तो ये एक अपने आप में एक्सपीरियंस होता है कि आप जैसे भी हैं, आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, आप उस सब चीज़ों को साइड में रख के आप रेडियो पर कैसे खुशनुमा दिखें, कैसे आप लोगों को खुश करें, लोगों की चेहरों पर स्माइल लेकर आएँ। ये एक रेडियो जॉकी का काम होता है। आपका देश के अंदर कितना भी टेंशन चल रहा है, फिर भी एक रेडियो जॉकी सेंसिटिव चीज़ों को भी टच करते हुए लोगों को कहीं ना कहीं मुस्कुराहट देता है। तो ये हमारा काम है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं ये सब काम बखूबी निभा रही हूँ और लोगों को पसंद आ रहा है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, सीखनी है, सीखती जा रही हूँ। आप जैसे लोगों का साथ मिल रहा है, तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी आप कोई ऐसी जो यादगार स्टोरी बताएं जो रेडियो पे आपने अपने जो अपने जो श्रोताओं के लिए और दूरदर्शन के प्रोग्राम में ऐसी कोई विशेष घटना जिसको आप फोकस करना चाहें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं रास्ते में होती रहती हैं। अभी जैसे मैं एक फंक्शन की बात करूं, हमारे कुछ श्रोताओं ने एक फंक्शन रखा था, तो हम लोग वहां पर गए और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहां पर जो लोग आए हुए थे वो हमें बाय फेस नहीं जानते थे। तो जब हमसे मिले और उन्होंने हमें आवाज़ से रिकॉग्नाइज किया कि अच्छा आप आरजे रेखा है ना, तो मुझे हैरानी हुई कि मैंने कभी मैं उनसे मिली नहीं हूँ, वो मुझे कैसे पहचाना उन्होंने। उनको बस यही था कि नहीं, आपकी आवाज़ सुनते हैं और हम आपकी आवाज़ की वजह से ही यहाँ पर आज पहुंचे हैं, आपको मिलना चाहते हैं।
और उन्होंने मुझे आवाज़ से पहचाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बाय फेस हो सकता है कि हम कहीं से भी निकलते हैं पर लोग हमें नहीं पहचान पाते हैं, और आवाज़ जैसे ही हम मुंह खोलते हैं, बोलते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ, आपको रेडियो पर सुना है। ये अपने आप में एक खुशी तो देता ही है और लगता है कि हमने कहीं अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी शायरी सुनता हूँ और मुझे बहुत अच्छा अंदाज़ लगता है आपका शायरी बोलने का, जो आप रेडियो पर बोलते हैं अंदाज़े बयां जैसे शो में। तो उन्होंने उसी से मुझे पहचाना और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मतलब जो एक्साइटमेंट उनका मैंने देखा, मुझे लगा कि वो बहुत टाइम से, बहुत सालों से वेट कर रहे थे मुझे मिलने का या मुझसे एक बार मुझे देखने का, मेरे साथ फोटोज लेने का। ये एक एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे मिलते हैं लाइफ में। एक दो ऐसे एक्सपीरियंस हैं, जैसे मुझे 26 जनवरी पर परेड के अंदर कमेंट्री करने का बहुत मतलब क्रेज था, मैं पागल थी इसके लिए, मुझे नहीं पता था कि कैसे जाना है, क्या करना है। बट जब रास्ते मिले और मैंने वहां पर देखा कि मतलब लाखों की संख्या में पब्लिक आपके सामने है और आप बोल रहे हैं और लोग आपको सुन रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी एक आवाज पे वो लोग तालियां बजा रहे हैं, आपके साथ नारे लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जय हिंद बोल रहे हैं, तो ये एक एक्साइटमेंट होता है, एक एनर्जी मिलती है उस चीज से जब आप लाइव लोगों के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि रेडियो पर आप नॉर्मली लिसनर्स को देख नहीं पाते हैं। तो मैसेजेस आपके पास आते हैं, आपको पता चलता है कि हाँ मैसेज आ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, उनके रिप्लाईज आते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं। लेकिन जब आप लाइव देखते हो कि आपको हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं सामने बैठ के और आपके एक एक वर्ड पे उनके रिएक्शंस आ रहे हैं, तो वो बहुत मजेदार होता है। मुझे मतलब ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरे लिए, मैं कहूंगी कि मैं लिटरली जब मैंने फर्स्ट वहां पर खड़े होकर कुछ बोला और जब मैंने लोगों का वहां पे एक्साइटमेंट देखा, वाकई मतलब इतनी एनर्जी मिली मुझे, और यही सब चीजें हैं छोटी छोटी जो मजेदार लगती है अपने काम में। तो आपने करियर की जो शुरुआत, आपने प्रोफेशन की जो शुरुआत है वो कैसे की? मैं दरअसल जब हम छोटे हुआ करते थे तो पापा की शॉप पे नॉर्मली वो रेडियो चला के रखते थे। ज़्यादातर हिंदुस्तान में यही होता है कि जगह जगह रेडियो हम लोग सुनते हैं अपने काम के दौरान। तो पापा भी ऐसे ही रेडियो पर गाने सुना करते थे और मैं भी गाने बहुत पसंद करती थी, क्योंकि बचपन से जो चीज़ कानों में आपके जाती है वो आपको एक हैबिट हो जाती है, आप चाहते हैं कि वही आपको पसंद आ रहा है, आप सुने। तो मैं भी ऐसे ही सुनती थी पापा के साथ रेडियो। पापा ने कई बार मतलब मुझे ऐसा बोला कि तुम रेडियो के ऊपर देखो कितना खूबसूरत बोल रही हैं वो, उनको सुनो, देखो कितना खूबसूरत बोलती है, किसी किसी का नाम लेते थे वो। तो मुझे कहीं कहीं थोड़ा सा अंदर से ना एक ये लगने लगा था कि पापा दूसरों की तारीफ कर रहे हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, मेरी भी तो आवाज़ अच्छी है, मेरी भी तारीफ करे। वही एक चुभन थी कि मुझे रेडियो तक लेके चली गई और मुझे भी रेडियो जॉकी बनना था। रेडियो का जो एक बॉक्स होता था उस टाइप पे रखा हुआ रेडियो सामने, मुझे लगता था कि इसमें से आवाज़ कैसे आती है, जैसे छोटे बच्चों को नहीं पता होता है कि इसमें से आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो हम लोग देखते थे रेडियो के बैक साइड पे जाके भी, हम कई बार देखते थे कि कहीं कोई पीछे तो नहीं बैठा है। बट वो चीज़ें उस टाइम पे नहीं पता था कि कैसे पहुंचना है। तो कुछ लोग मिले रास्ते में, पता चला कि हमें अगर रेडियो पर जाना है तो कैसे जा सकते हैं। उसके बाद मैंने ऑडिशंस दिए और ऑडिशन में भी काफ़ी हज़ारों लोग होते हैं जो ऑडिशन के लिए अपने एप्लीकेशंस देते हैं। सबका सिलेक्शन नहीं होता, बहुत गिने चुने लोग होते हैं। तो मेरे टाइम पे भी हम बहुत गिने चुने 2-4 लोग सेलेक्ट हुए थे। बहुत अच्छा लगा जब आप इतना कॉम्पिटिशन टफ फेस करके आप पहुंचते हैं कहीं पर। मेरा सिलेक्शन हुआ और फर्स्ट डे जब मैंने शो किया था, उस टाइम बहुत घबराहट थी। मतलब जो आज मैं जिस तरह से बात करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं उस टाइम घबरा रही थी। लेकिन मुझे याद है कि मेरी जब फर्स्ट मैंने शो कर लिया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यस, ये था जो मुझे अचीव करना था और मैंने किया। एक आप प्रोफेशन कोई भी आप चूज करते हैं तो कभी कभी आप पेरेंट्स की प्रेशर से या फिर आप पैसा कमाने के लिए या कहीं ना कहीं आपकी एक अर्निंग की मजबूरी जुड़ी होती है, तब आप जाके उस प्रोफेशन से जुड़ते हो। पर मेरे साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, मुझे उस चीज़ का एक पैशन था, मुझे वो हॉबी थी और पहुंचना था वहां तक। लेकिन वही धीरे धीरे प्रोफेशन बना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो चीज़ मेरी पसंद है, जो मैं जिसको इतना प्यार करती हूँ, वही चीज़ मेरा आज प्रोफेशन है। ये मेरे लिए सबसे ये कहूँ कि ईश्वर की कृपा है कि मुझे वही चीज़ एज अ प्रोफेशन मिली और लोगों ने पसंद भी किया। आज मैं यहाँ हूँ, बहुत मज़ेदार लगा। तो आप अपने जो बचपन से लगा के और कॉलेज स्कूल टाइम तक की कोई ऐसी घटना बताएं जिससे मतलब हमारे जो दर्शक हैं, जन संवाद के दर्शक, उनको भी उसके बारे में जानकारी हो। बचपन से जैसे स्कूल में भी होता था कि हम लोगों को जब हमारा 12th का फेयरवेल था तो टीचर्स के लिए स्लोगन्स लिखने थे, कुछ कुछ सब टीचर्स के लिए अलग अलग स्लोगन लिखने थे। और मैंने सब टीचर्स के बारे में कुछ कुछ लिखा, उनके सब्जेक्ट के बारे में, उनके नेचर के बारे में 3-3 4-4 लाइनें हमने लिखी। और जब हमने वो स्टेज पे बोली जाके, तो हर टीचर बहुत ज़्यादा मतलब हंसे भी, एक्साइटेड भी थे कि मेरे लिए क्या लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है। तो वहाँ से मुझे पोइट्री का शौक भी जागा, क्योंकि मेरी क्लासमेट्स मुझे बोलती थी कि तुम तो बंदी बड़ी अच्छी करती हो, तो तुम कुछ लिखा करो।
वहीं से मुझे ये शौक मिला। लेकिन वो जो एक्साइटमेंट होता है ना कि आप लोगों के साथ जब अपना कोई काम करने के बाद लोगों के एक्सप्रेशंस देखते हो, वहाँ से आपको एप्रिसिएशन मिलता है, लोगों की तालियां मिलती हैं, लोग आपको ये बोलते हैं कि हाँ ये आपने बहुत बढ़िया किया, मजा आ गया, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। तो स्कूल टाइम से हम लोगों ने, मैं स्कूल में भी यही करती थी कि फैमिली प्लानिंग पे हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा टीचर्स हमें देती थी टास्क करने के लिए। तो मुझे एक इंसिडेंट याद है कि एक बार फैमिली प्लानिंग के ऊपर उन्होंने कुछ लिखने के लिए कहा, नहीं कोई नाटक लिखने के लिए कहा था। तो हमारी फैमिली में क्योंकि हम 5 भाई बहन हैं, तो हमें ये चीज़ बड़ी खलती थी। हम जब देखते थे किसी को कि टू व्हीलर पे 2 हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा बीच में बैठा है या 2 बच्चे बीच में बैठे हुए हैं और जा रहे हैं, तो हम मजाक में कई बार घर में बोलते थे, ये देखो ये है सुखी परिवार और हम हैं 5 भाई बहन। लेकिन आज नहीं लगता है, क्योंकि आज हम सब बड़े हो गए, तो अब हमें लगता है कि ठीक है, अब सब अपनी अपनी फैमिली में, मिलना भी नहीं होता है किसी का। पर उस टाइम मैंने अपनी फैमिली से इंस्पायर होके एक छोटा सा नाटक लिखा था अपने स्कूल के लिए, फैमिली प्लानिंग पे, कि मम्मी पापा हैं वो बच्चों को घर छोड़ जाते हैं 2 को, और 2-3 को लेके चले जाते हैं खाना, मतलब जैसे शादी पे भी जाना है कहीं है, तो हम लोग छोटे बच्चे रो रहे हैं कि नहीं हमें भी जाना है, तो मम्मी कहते थे नहीं नहीं 2 बच्चे घर पे रुको, 2 जाएंगे, अगली बार दूसरे 2 जाएंगे। तो ये चीजें बहुत, मतलब ये आपको क्रिएटिविटी भी देता है कहीं ना कहीं। ऐसी चीजें जो आप अपने आसपास देखते हैं, अपने आप से कहीं फेस करते हैं, उन चीजों को आप कैसे ढूंढ के उसमें से क्या निकालते हैं, ये चीजें मुझे बचपन से मजा देती हैं करना। और मैंने अपनी फैमिली पे जब नाटक लिखा और वो स्टेज पे परफॉर्म करवाया अपने क्लासमेट्स के साथ, तो टीचर ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत खुश हुई कि इन्होंने इतना अच्छा नाटक लिखा है। मम्मी को बताया, मम्मा और मैं घर आके बहुत हंसे कि मैं अपनी फैमिली पे ये लिखा था, और ये बहुत पसंद किया सबने। तो मतलब एक चीज होती है कि आप कैसे क्रिएटिव चीजें करें और लोगों को पता ना चले कि आपने कैसे किया, कहाँ से किया। तो अभी जो देश में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस पे आप, अगर आज आपसे कोई ऐसा कोई नाटक लिखवाया जाए, किस तरीके से आप उसको आगे, उसको कैसे अप्रिशिएट करेंगे? देखो, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम सिर्फ अपने घर के दायरे को ही देख के उसके ऊपर ही चीजें लिखते हैं। जब आप बड़े होते हो तो आप बहुत सारी चीजें देखते हो, बाहर निकलते हो, लोगों से मिलते हो, आसपास अपने क्या चल रहा है वो चीजें देखते हो। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो गरीबी का शिकार हैं, बाहर उन्हें खाने के लिए रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए हम 4-5 भाई बहन हो, 10 भाई बहनों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन रिसोर्सेज जो है हमारे पास, जो भी हमारे पास चीजें उपलब्ध हैं, खाने की चीजें हैं या पानी है, अगर एक फैमिली में 10 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो 4 लोगों की फैमिली का खाना जो है, या कोई भी उनके सोर्सेज हैं जो उनको मिल सकती हैं चीजें, वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि हम इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी सोचना चाहिए। पहले का दौर और था कि कहा जाता था बच्चे भगवान की देन हैं, और बच्चे तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, कैसे क्या रोकेंगे क्या। लेकिन आजकल बहुत अवेयरनेस है, हर इंसान को पता है कि कैसे हम लोग जनसंख्या को रोक सकते हैं। अब देखिए, एक कमरा है, उसमें अगर 2 लोग रहते हैं तो वो अच्छे से रह पाते हैं, लेकिन अगर वहीं पे 20 लोगों को रहना पड़े तो ना तो वहाँ पे खाने के लिए मिलेगा, ना बैठने के लिए मिलेगा, ना रिसोर्सेज इतने अच्छे मिल पाएंगे। यही चीज़ धरती का हाल है कि ज़मीन तो उतनी ही है, वो तो बढ़ने वाली नहीं है, उतना ही स्पेस है, उतना ही खाना मिलेगा हमें, क्योंकि उतनी ही खेती हो पाएगी। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। अभी हमें शायद समझ में नहीं आ रहा है हम अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इजीली मिल रही हैं चीज़ें। पर जब रिसोर्सेज कम होंगे तो ऑब्वियसली उनके रेट्स भी बढ़ेंगे, मारामारी भी होगी, एक दूसरे को लोग मारेंगे, खाएंगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, अगर आप सोचो आगे जाके कितनी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, तो हमें उसके बारे में अभी से सोचना होगा। हम लोगों को खुद अवेयर करना पड़ेगा अपने आसपास के लोगों को, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम खुली आंखें रखें, देखें कि क्या हो क्या रहा है आसपास। कितने सारे बच्चे हैं ठंड के अंदर, उनके पास कपड़े नहीं है, सड़कों पे ऐसे ही घूम रहे हैं, चप्पल नहीं है, खाना नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि भीख ना दे, लेकिन हम उनके लिए कर क्या रहे हैं? हमें पता ही नहीं है कि हमें अपने लेवल पे क्या करना है। अगर हम एक छोटा सा भी योगदान दे दें, कि हम जनसंख्या कंट्रोल में योगदान दे दें, या उनको हम अपने कहीं से कपड़े दिलवा दें, या उनको स्टडीज के लिए हम प्रेरित कर दें, कोई तो हम अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं, तभी हम अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं। वरना हम सिर्फ ये बोलते रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, और नेता लोग क्या कर रहे हैं, और राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, या हमारे सीएम क्या कर रहे हैं। हम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, लेकिन हम अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं ये हम कभी नहीं सोचते हैं। पूरे देश में एक किसानों का जो मसला चल रहा है एज ए फनकार, क्योंकि एक फनकार होता है वो काफ़ी संवेदनशील होता है। आज देश में किसानों की बड़ी एक, चारों तरफ देश के किसानों की समस्या चल रही है, तो उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी बहुत डीपली तो मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाई हूँ कि कहाँ पर कमियां हैं या कौन सी चीज़ों को किस तरह से बदला जा रहा है। लेकिन जितना मुझे समझ में आता है
कि किसान जो मेहनत करता है, हम लोग अगर मेहनत करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ फल दे के जाती है। लेकिन अगर वो मेहनत करता है तो वो पूरा साल उसका रिस्क पे जाता है। उसको नहीं पता कि साल के एंड में बारिश हो जाएगी, ओले पड़ जाएंगे, या फसल उसको ठीक से मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, कहीं कोई कीड़े तो नहीं खा जाएंगे। उसका पूरा साल का मेहनत सिर्फ रिस्क पे टिका होता है। तो अगर उसको पूरे साल के बाद मेहनत का उसको फल नहीं मिलता है जितना उसने मेहनत की है, तो मेरे हिसाब से कि ये सबसे ज्यादा बड़ी पाप वाली बात होगी कि आप एक इंसान जो पूरी धरती का पेट भर रहा है, जो सब लोगों का पेट भरता है। माना कि बहुत लोगों को मैंने सुना ये बोलते हैं कि अगर किसान खेती करता है तो वो अपने अनाज के पैसे लेता है, तो कोई एहसान नहीं करता हम पे। हम अगर कोई काम करते हैं तो हमें भी उसकी सैलरी मिलती है, हम भी कोई एहसान नहीं करते हैं किसी पे। लेकिन देखिए, आपका जो रिस्क फैक्टर है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपको पता है कि मंथ के एंड में आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन किसान को नहीं पता कि एक साल के बाद उसकी फसल उसको पैसा देके जाएगी या नहीं जाएगी। फिर भी वो मेहनत करता है, वो आंख बंद करके मेहनत करता है कि उम्मीद पे, सिर्फ उम्मीद पे वो मेहनत करता है कि आखिर में हमें कुछ ना कुछ मिलेगा इसके बदले में। अगर उसे उसकी मेहनत का फल पूरा नहीं मिलता है और वो लास्ट में सिर्फ रोता हुआ रह जाता है, या उसको उसका पैसा पूरा नहीं मिलता जितना उसने उसके ऊपर लगाया है, उसे प्रॉफिट नहीं आता है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ी सी बुरी बात है। तो मुझे लगता है कि जहां पर भी किसानों का एक्चुअल में फायदा हो, उस चीज पे हमें बात करनी चाहिए। अब बहुत डीपली मैं नहीं जानती हूँ कि इस जो भी इस नियम बनाए जा रहे हैं उन पे उनका कितना फायदा होगा, क्या होगा। मैं उसको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहती हूँ इस बारे में अभी। लेकिन अगर कहीं पे भी उनका फायदा है तो बिल्कुल हमें आंख बंद करके सिर्फ उसी को फेवर करना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ राजनीति करना शुरू कर दें इस पे कि क्योंकि ये सरकार बोल रही है तो हम अगेंस्ट रहेंगे, या मैं बोल रहा हूँ तो हम दूसरा अगेंस्ट रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो सच में दूसरों के भले की चीज हो वही करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसान नहीं होगा तो हम लोगों को अनाज नहीं मिलेगा। सोचिए, अगर सब किसान किसानी छोड़ के कुछ और काम करना शुरू कर दें, फैक्ट्रीज में चले जाएं, कुछ और करें। जैसा कि आजकल अगर आप देखें तो किसान अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत पढ़ाते हैं, और पढ़ने के बाद कोई भी नहीं चाहता कि वो खेती करे। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। हालांकि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गई है तो पढ़े लिखे लोग भी वहां पर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक लगता है कि अब ये काम हम नहीं करेंगे, हम पढ़ने के लिए जाएंगे। अगर सब लोग किसानी छोड़ के और पढ़ने चले गए और नौकरियां करने लग गए, पढ़ाई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आप पढ़ने के बाद अगर उस पढ़ाई का इस्तेमाल उसी चीज में भी करते हैं, एक अच्छी टेक्निक के साथ और अच्छी चीजों के लिए करते हैं, या कुछ और पढ़े लिखे लोग भी जाके उनका सपोर्ट करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ किसान की ही जिम्मेदारी है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये बहुत अच्छा होगा कि हम मिलजुल के सारे जो चीजों की जरूरत है दुनिया में उन पे काम करें। पर हम क्योंकि सोचते हैं कि अरे ये तो किसान का काम है, उसको पैसा मिलता है या नहीं मिलता, हमें तो अनाज मिल ही जाएगा क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स हैं, हम तो जाके पैसा देके खरीद ही लेंगे। पर ऐसा नहीं है। अगर कहीं पे भी फसलें खराब होती हैं तो वो इफेक्ट तो हम पे भी आएगा, या कहीं पे उनको नुकसान होता है तो इफेक्ट हम पे भी आएगा। किसान को अगर एक बार प्रॉफिट नहीं मिलेगा, दोबारा वो कैसे काम कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें जेन्युइनली सोचना चाहिए कि कहाँ पर उन लोगों का फायदा है, कहाँ पर उन लोगों को नुकसान है, और बैठ के उनको अगर समझाया जाए इस चीज के बारे में कि किस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं या किस वजह से हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो शायद किसी चीज का हल निकल सकता है। रेखा जी, ये आप इस लाइन में आई है, आपने बहुत कुछ अचीव भी किया है, और जो आपका 15-16 साल का कैरियर है उसमें आपके ये सामने जो आपकी जो शील्ड हैं, लोगों ने आपको सम्मानित किया है, ये सब बता रही हैं कि भाई आप जो है 15-16 साल में आपने बहुत कुछ काम किया और लोगों ने आपके काम को पसंद भी किया, आपकी आवाज़ को भी पसंद किया, क्योंकि आप एक जानी मानी फनकार मानी जाती हैं आवाज़ की दुनिया की। और आवाज़ की दुनिया में जो लोग होते हैं वही हमारे जो मनोरंजन का जो उद्योग है उसमें आवाज़ का एक बहुत ही अहम रोल होता है। तो उस अहम रोल को आपने निभाते हुए इस अपने देश के विदेश के जितने भी लोग हैं जिनको आवाज़ की दुनिया से प्यार है, तो आप ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने, विशेष जो लोग हैं जिन्होंने आपको सम्मानित किया, इस बारे में भी थोड़ा आपके। मुझे रेल सम्मान ने भी सम्मानित किया है, और मुझे बहुत बड़े लेवल पे प्रबुद्ध रत्न अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा मुझे कैश प्राइज के साथ भी मतलब सम्मानित किया गया। बड़े बड़े लोग वहाँ पर पहुँचे, अपने ओम बिरला जी जो हैं लोकसभा स्पीकर हैं, वो भी वहाँ पर थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप हजारों लोगों के सामने सिर्फ एक आपका नाम अनाउंस होता है और आप जाके स्टेज पर सम्मान लेते हैं, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। जब आपके पेरेंट्स वहां पर बैठे हों और ये कहा जाए कि रेखा जी के माता पिता भी यहाँ पर हैं,
तो मुझे लगता है कि कम से कम मैं इस लायक बनी कि मैंने मेरे नाम से मेरे पेरेंट्स को पहचाना जा रहा है या उन्हें बोला जा रहा है कि ये इनके माता पिता हैं। वरना नॉर्मली हम अभी तक तो अपने माँ बाप की पहचान पे ही जिंदा हैं और वही चल रहा है। पर हम ये चीज कर पाए कि हमें किसने सम्मान दिया और हमारी वजह से अगर हमारे पेरेंट्स सम्मानित होते हैं तो मुझे वहां पे बहुत खुशी होती है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, महानगर मेल है मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया, उनके साथ काफी मैंने काम किया है। और सोशल वर्क भी हम लोग करते हैं मिलके, कहीं ना कहीं स्वच्छता पे या कहीं किसी और ऐसे टॉपिक्स पे जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियो पर भी मैंने कोशिश की है कि जब मैं रेडियो पर होती हूँ तो सोशल अवेयरनेस कैसे फैलाऊं। मेरा एक मोटिव वो भी रहता है साथ साथ कि मैं रेडियो पर ऐसी बात कोई कहूँ या लोगों को उस चीज़ के लिए जागरूक करूँ जो हमें एक्चुअल में ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं, सफर न्यूज़ है और आज तलक है सॉरी, और सारा सच है। ऐसे आप देख सकते हैं बहुत सारे अवार्ड्स यहाँ पर लगे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इन लोगों ने काफ़ी काम किया है। और अगर मैं अपने वैसे ब्रांड्स की बात करूँ जिनके साथ मैंने काम किया है तो ऑरिफ्लेम है, सभी लोग जानते हैं इसको, इस्कॉन है जिनके साथ मैंने काम किया है, सीपी प्लस है जिनके कैमरास सब जगह लगे होते हैं, आप निगरानी में रहते हैं उनकी। ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके लिए मैंने काम किया है। अभी तो इस वक्त दिमाग में एकदम से नहीं आते हैं कौन कौन से ब्रांड्स हैं, पर मजा आता है। और अलग अलग तरह के जब लोग आपको सम्मानित करते हैं, अलग अलग फील्ड के लोग आपको सम्मानित करते हैं, कहीं पे आपको इसलिए सम्मानित किया जाता है कि आप रेडियो जॉकी हैं, कहीं आपको इसलिए सम्मानित किया जाता है कि आप पोएट हैं, कहीं आपकी एक्टिंग की वजह से आपको सम्मानित किया जाता है। तो ये अलग अलग अचीवमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं बस एक ही चीज के लिए जानी जा रही हूँ। जहाँ पे भी लोग मुझे बुला रहे हैं मेरी किसी अलग काबिलियत की वजह से मुझे बुलाते हैं और चाहते हैं कि इन्हें सम्मानित किया जाए। ऐसे बचपन में भी मैं कुछ लोगों के साथ, जैसे मैं बचपन में मिली उनसे और वो स्टेज पे थे और मैं एज अ किड वहाँ पे बैठी थी, मैं उनको देख रही थी कि यार ये बहुत बहुत बड़े लोग हैं, स्टेज पे बैठे हैं। लेकिन आज मुझे मौका मिलता है उन्हीं लोगों के बराबर में जाके हम लोग बैठते हैं और जैसे उनको सम्मान दिया जा रहा है मुझे भी सम्मान दिया जा रहा है। तो वहाँ बड़ी खुशी होती है कि वहां से लेके वहां तक का सफर जो मैंने तय किया है, शायद इन्हीं लोगों की आशीर्वाद थे जो मुझे दूर से इन्होंने दिए थे और आज मैं इनके बराबर में पहुंची हूँ किसी तरह से, या इनके साथ में शेयर कर रही हूँ स्टेज। ये बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं आप जब डाउन टू अर्थ होते हो, जब लोगों के साथ आप जुड़ते हो और लोगों के साथ मिलके आप किसी चीज के लिए काम करते हो, तो लोग आपको सिर्फ इसलिए सम्मान नहीं देते कि आप रेडियो जॉकी हैं तो आपको सम्मान दे दिया, या आप सिर्फ राइटर हैं तो आपको सम्मान दे दिया। वो किसी ना किसी रीजन से सम्मान देते हैं। उसका वजह यही होती है कि आप सोशल कितना है, आप लोगों से कितना अच्छी चीजें लोगों को डिलीवर करते हैं, आप किस वजह से, आपके पास एक आवाज है, एक माइक है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, आप उसके थ्रू कोई अच्छी मैसेज भेज पा रहे हैं या नहीं भेज पा रहे हैं लोगों को। अगर वो चीजें वो लोग आप में क्वालिटी देखते हैं तो शायद वो आपको चुनते हैं, और इसी वजह से लोगों ने मुझे चुना है इसके लिए। आप एक्टिंग की भी फील्ड में गई हैं, तो एक्टिंग में जो आपका जो करियर है वो कहाँ से शुरू हुआ और कैसे कैसे चला? एक्टिंग का दरअसल मुझे सिर्फ शौक रहा है, मैंने उसको कभी प्रोफेशन नहीं बनाया है। और जहाँ पे भी मुझे लगता है, क्योंकि दिल्ली के बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता है ज़्यादातर, तो बहुत रेयर होता है कि हम लोग बाहर पहुँचे। इस वजह से जो दिल्ली में मुझे छोटा छोटा काम मिलता है, क्योंकि हर काम के लिए आपको ऑडिशन देना पड़ता है। अगर मैं वॉइस में भी काम कर रही हूँ तो आज भी मुझे अपनी वॉइस का सैंपल देना पड़ता है पहले, कि आप यहाँ पर सूटेबल हैं या नहीं है, तभी आपको काम मिलेगा। तो ऐसे ही एक्टिंग में भी होता है, आप किसी कैरेक्टर के लिए तभी सिलेक्ट होते हो जब आप उस पर फिट बैठते हो, जब वो कैरेक्टर आपके ऊपर सूट करता है। तो मैंने ऑडिशंस दिए, मैंने रवीना टंडन के साथ मूवी में भी काम किया है, मात्र फिल्म आई थी उनकी, मात्र द मदर। तो उसके लिए भी मैंने छोटा सा कैरेक्टर किया था, हालांकि मुझे एक बड़ा रोल ऑफर हुआ था उनके साथ में पैरेलल, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि शायद उसके लिए बाहर जाना पड़ सकता है, ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ सकता है, तो मैंने वो नहीं किया। बाकी एक छोटा सा रोल किया था, मुझे अच्छा लगा कि इस लेवल पे भी मैंने काम किया इतनी बड़ी स्टार के साथ। और छोटे छोटे सीरियल्स में, दहलीज सीरियल था स्टार प्लस का, उस पर काम किया। बाकी जहाँ मुझे लगता है, क्योंकि कैमरा और ये सब चीज़ें आजकल हमारे इजीली रीच में रहती हैं, तो मैं अपने आप भी कुछ शॉर्ट मूवीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ, कुछ अच्छे मैसेजेस को लेके। अभी मैंने लड़कियों के लिए बनाया था कि जिस तरह से लोगों को देखते हैं हम, लड़कियां छेड़छाड़ करते हैं लोग उनके साथ, तो उसकी वजह से पेरेंट्स उनको रोकना शुरू कर देते हैं कि आप रात में मत निकलिए, आप जल्दी घर आइए। अब देखा जाए तो बदतमीजी तो कोई और कर रहा है, लेकिन करियर लड़कियों का इफेक्ट हो रहा है। तो मैंने इसके ऊपर भी मैसेज दिया अपनी एक शॉर्ट फिल्म के जरिए कि किस तरह से लड़कियों को ना रोकें, उन्हें सशक्त बनाएं, बल्कि अपने लड़कों को ये समझाएं कि आप किसी के साथ बदतमीजी ना करें, आप घर में रहें, या फिर आप बाहर जा रहे हैं तो आप दूसरों की बहनों का भी उतना सम्मान करें जितना आप अपनी बहन का करते हैं। या अपनी बहन को अगर आप सम्मान नहीं दे रहे हैं तो देना सीखें।
ये चीज़ें बचपन से अगर आप पेरेंट्स की तरह से सिखाते हैं अपने बच्चों को, तो कहीं ना कहीं आप लड़कियों और लड़कों में जो भेद है वो खत्म करते हैं। आप एक दूसरे का सम्मान करना सिखाते हैं। ये नहीं कि लड़कों को आप बेइज्जत करें, लड़कों का भी आप सम्मान कीजिए, लड़कियों का भी सम्मान कीजिए। एक दूसरे के साथ ही आप देखें तो मिलके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने एक्टिंग के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी करने की कोशिश की हैं जो मैं कहीं सोशल मैसेज दे पाऊँ। तो अभी आप बता रही थी कि भाई महिलाओं के साथ जो अभद्रता जो हो रही है, उसमें आप एक जो किस तरीके से उसके लिए उसको रोका जाए? देखिए, अगर हम ये बोलें कि लड़कों को हम ये बोलते रहें कि नहीं नहीं तुम सम्मान करो लड़कियों का, तो भी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमें ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि हम सम्मान करें सम्मान करें। अगर आप लड़कियों को ये बोलेंगे कि लड़के ही सॉलिड होते हैं और आपको तो रात को बाहर निकलना नहीं चाहिए, तब भी उनके साथ ज्यादती होगी, क्योंकि आजकल 24/7 लोग काम करते हैं। तो रात में भी लोग काम के लिए निकलते हैं, दिन में भी निकलते हैं, और लड़कियां भी लड़के भी सब एक साथ काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनके बढ़ते हुए कदमों को रोकते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज हम उनसे छीनते हैं कि आप रात में मत जाइए। अब बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें रात में काम करना पड़ता है। मैं खुद ऐसा सब फेस कर चुकी हूँ कि रात में काम ना करने की वजह से मैंने बहुत सारे ऑप्शंस छोड़ दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो लड़के खुल के करियर के लिए निकल पाते हैं, लड़कियां नहीं निकल पाती। उसके लिए बेस्ट ये है कि हम सेल्फ डिफेंस सिखाएं लड़कियों को, और लड़कों को लड़कियों का सम्मान करना सिखाएं। ये दोनों के लिए बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि हम लड़कों को ये समझा के घर से बाहर निकालें कि देखिए, अगर आप किसी लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं तो इनडायरेक्टली इफेक्ट आप पे भी होगा उस चीज का। अब कितने सारे लड़कों ने ऐसे हरकतें की हैं जिनकी वजह से उनको जेल हुई या उन्हें फांसी हुई। वो कहीं ना कहीं देखो, लाइफ तो उनकी भी खराब हुई। ये चीजें जब हम उनको समझाएंगे प्यार से, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी छोटे बच्चे को आप बचपन से अगर ये चीजें सिखाना शुरू करें तो उसमें वो संस्कार नहीं आएंगे। वो चीजें घर में ही शुरू करनी पड़ेंगी। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स होते हैं जो अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे फादर होते हैं जो अपनी बेटियों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो वो कैसे अपने बेटों को ये कहेंगे कि आप रिस्पेक्ट करो लेडीज की? वहां से भी आपको शुरू करना पड़ेगा। अगर आप अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट से बोलते हैं अपने बच्चों के सामने, तो आपके बच्चे वही चीज लर्न करते हैं। पर अगर घर में वही मारपीट और लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, अब्यूज करना एक दूसरे को ही चलेगा, तो वो बच्चे वही देखेंगे और वही चीजें बाहर जाके करेंगे। कहते हैं ना कि एक माहौल से दो लोग अलग अलग चीजें सीखते हैं। एक बच्चा है जो शराब पी के माँ को पीटते हुए बच्चे को देखता है, तो वो सोचता है कि मैं कभी लाइफ में ऐसा नहीं करूंगा। और एक बच्चा है जो देखता है कि ऐसा हो रहा है, तो वो सोचता है कि मैं भी ऐसा ही करूंगा। तो हर बच्चे का दिमाग पे चीजों को लेने का तरीका अलग होता है। हमें वो चीजें बदलनी है, हमें वो सिखाना है अपने बच्चों को कि अगर घर में आप ऐसा देख रहे हो या हो रहा है, तो आप उसको आगे कभी नहीं होना चाहिए। वो उन चीजों के साथ जुड़े बच्चे, और कोशिश करें कि ऐसा हो ही ना अपने घरों में। क्योंकि देखिए, घर ही समाज है। सब लोग जब मिलते हैं, सारे घर मिलते हैं आपस में, सारे लोग मिलते हैं आपस में, वही समाज है, वही सोसाइटी है, वही शहर है, वही देश है। तो सब लोगों को अपने घर से शुरुआत करनी होगी, देश अपने आप सुधर जाएगा। आप पोइट्री भी करती हैं, तो उसमें थोड़ा हमें अपनी पोइट्री पे कुछ करके हमें, हमारे जो दर्शक हैं उनको भी आप थोड़ा। अभी मैंने रिसेंटली कुछ लाइनें लिखी हैं। आंखों से मत देखो मुझको, पूरा देख ना पाओगे। आंखों से मत देखो मुझको, पूरा देख ना पाओगे। दिल से गर देखो तो बेहद गहराई तक जाओगे। मैं वो पुस्तक हूँ जो तुमने बाहर से ही देखी है। मैं वो पुस्तक हूँ जो तुमने बाहर से ही देखी है। कुछ पल मेरे साथ गुजारो तो पूरा पढ़ पाओगे। आंखों से मत देखो मुझको, पूरा देख ना पाओगे। बातों बातों में ही अक्सर बातें निकला करती हैं। बातों बातों में ही अक्सर बातें निकला करती हैं। बातें लंबी खूब चलेंगी, गर रुक कर बतियाओगे। आंखों से मत देखो मुझको, पूरा देख ना पाओगे। दूर दूर से हाल जो पूछो, हाल हमारा अच्छा है। दूर दूर से हाल जो पूछो, हाल हमारा अच्छा है। पास बैठकर कह लेंगे जब अपना हाल सुनाओगे। आंखों से मत देखो मुझको, पूरा देख ना पाओगे। बाकी तो सब दुनिया है, ये दुनिया किसकी अपनी है। बाकी तो सब दुनिया है, ये दुनिया किसकी अपनी है। अपनी जैसी बात करोगे तो अपने कहलाओगे। अपनों जैसी बात करोगे तो अपने कहलाओगे। तो मैं दुनिया के लिए भी यही कहना चाहूंगी कि जब आप अपनेपन से इस दुनिया में एक दूसरे के साथ रिलेशंस निभाएंगे, जब आप अपनेपन से एक दूसरे की तकलीफों को जानेंगे, सुनेंगे, उनके लिए खड़े होंगे, तभी आप इस देश में एक दूसरे के साथ जुड़ के चल पाएंगे। वरना दूर दूर से तो सबका हाल अच्छा है। आपने ये पोइट्री, अभी नया साल आया है 2021, अभी कोरोना जो है हमारे ऊपर सिर पे मंडरा रहा है,
और नए साल में हमारे जो रियल जनसंवाद के जो दर्शक हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, कोरोना के काल में तो यही कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से अभी तक नहीं जूझे थे, हम लोगों को ये बहुत नया है हम सबके लिए कि हम ऐसे माहौल में इस वक्त ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि मास्क लगाना पड़ता है, बहुत इरिटेशन होती है लोगों को बाहर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखा जाए तो ये एक बीमारी से लड़ने के लिए आप सबका सपोर्ट है। आप जितना चाहें डिस्टेंसिंग में अगर रह सकते हैं तो अच्छा है कि आप रहें। आप सैनिटाइज करें हर चीज़ को, ऐसे ही इस्तेमाल ना करें। अब तो वैक्सीन आ गई हैं, लेकिन वैक्सीन वही है ना कि रामबाण नहीं है उस चीज़ का। आप ये सोचें कि वैक्सीन आ गया, अब कुछ हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, वैक्सीन लगवा लेंगे, ऐसा नहीं है। आप वैक्सीन सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव है कि ठीक है, अगर चीज़ें सुलझ सकी तो वैक्सीन से सुलझाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा उलझाइए मत उनको। कोशिश करिए कि जहाँ तक हो सके थोड़ा सा हम अभी भी डरे हुए रहें, अभी भी उस चीज़ को सोचें कि कब ये निकलेगा, उसके बाद ही हम खुल के निकल पाएं। जहाँ तक हो सके, अब तो सब ऑनलाइन हो चुका है, लोग घरों से काम कर रहे हैं, तो घर से काम करिए, कोशिश करिए। मैं बहुत टाइम से घर से बाहर नहीं निकली हूँ, और जहाँ तक होता है कोशिश यही रहती है कि कहीं पे भी हम ना जाएं, हम लोग आराम से अपने घर से ही काम करें। अभी फिलहाल क्योंकि बहुत लोग हैं लापरवाही कर रहे हैं, जहाँ पे देखते हैं कि पुलिस खड़ी है वहां पे मास्क पहनते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि कोई हमें देख रहा है तब मास्क पहनते हैं। उन्हें ऐसा नहीं है कि हमें अपने आप को बचाना है। तो प्लीज आप वो हेलमेट वाला रवैया मत अपनाइए कि जहाँ ट्रैफिक पुलिस दिखी आपने हेलमेट पहन लिया, क्योंकि वो मेरे सर के बचाव के लिए, वो चालान से बचाव के लिए नहीं है। तो यही चीजें हमें मास्क के लिए भी और इस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग जो हमें करनी है वो भी इसीलिए करनी है कि हमें बीमारी से बचाव करना है, हमें चालान से बचना नहीं है। मैं जो संदेश दिए उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू, आपने मुझे इसके लिए चुना और आपके थ्रू मैं अपनी बातें लोगों तक पहुंचा पाई। बहुत बहुत शुक्रिया। और जन संवाद क्योंकि शायद अभी यूट्यूब चैनल पर आया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत आगे जाएं और बहुत अच्छे अच्छे इस तरह के वीडियोस कहीं से लेकर आएं, ताकि हम लोग भी आपके चैनल के साथ जुड़ के उन्हें लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें।